बता दें कि हमें लगता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नंबर पर दीपा मांझी होंगी जो एनडीए से प्रत्याशी हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी के प्रत्याशी होंगे जो रोशन मांझी हैं। और तीसरे नंबर पर जनसुराज आने की संभावना है। वह इसलिए कि जो 2020 में चिराग पासवान के कैंडिडेट को 14 से 15 हजार वोट प्राप्त हुआ था, वो वोट जितेंद्र पासवान को मिलते हुए नजर आ रही है। तो मिला जुला करके इमामगंज का समीकरण यही है कि पहला नंबर पर दीपा मांझी के आने के संभावना। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी जो बेलागंज में उपचुनाव था वहां प्रचार करने के लिए आए, लेकिन वहीं देखा जाए इमामगंज जो गरीब के बेटा है उनके पास उस धरती पर लालू प्रसाद यादव जी नहीं। ये कहीं न कहीं ये पहला ही आशंका हो गया था कि इमामगंज से हम चुनाव लूज कर देखिए, बिहार में 4 विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ। अब जनता जो है रिजल्ट का आसरा देख रहे हैं कि रिजल्ट में आखिर क्या होगा। जिस दिन 23 तारीख होगा उस दिन क्या माहौल होगा, कौन माला पहनेंगे, किनके द्वार पे डीजे गाजा बाजा बजेगी। अभी हम बातचीत करेंगे चारों विधानसभा का तो नहीं, लेकिन इमामगंज विधानसभा का हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इमामगंज विधानसभा का उपचुनाव भी एक चर्चा का विषय बना हुआ था। क्योंकि वहां भी जो है बिहार के तमाम नेता, दिग्गज नेता कहीं न कहीं चुनावी मैदान में उतरे थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो अभी वर्तमान में गया लोकसभा के सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का पत्नी दीपा मांझी जो एनडीए से प्रत्याशी थी, वही विपक्षी की यदि बात किया जाए तो महागठबंधन से राजद कैंडिडेट थे रोशन मांझी। और तीसरे कैंडिडेट की बात किया जाए तो नए उभरता हुआ एक पार्टी है जनसुराज से जितेंद्र पासवान उतरे थे मैदान में। लोग जता रहे थे कि इमामगंज में कुछ नया होने वाला है। पहले से टावर खड़े किए हैं, क्या उस टावर का कमाल इमामगंज में देखने के लिए मिलेगा। कुछ ये भी अनुमान लगा रहे थे कि इमामगंज में ललटेन ही जलेगी। कुछ लोग बता रहे थे कि ललटेन का जमाना अब नहीं रहा क्योंकि एलईडी लाइट हो गया है। कुछ लोग कह रहे थे दीपा मांझी आकर इमामगंज में दीपक जलाएंगे, जोत जलाएंगे और एमएसएमई मंत्री से जो भी प्रयास होगा इंडस्ट्री और तमाम चीज़ें जो है लगाने का प्रयास किया जाएगा। आखिर जनता किसके समर्थन में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र कुमार है जो काफ़ी हद तक इमामगंज से जुड़े रहे, इमामगंज उपचुनाव को देखे और कई जगहों पर जा कर देखे। आज इनसे ही जानने का प्रयास करें, क्या कहना चाहेंगे जो इमामगंज का उपचुनाव हुआ, कैसे देखते हैं। क्योंकि लगभग जो है जिस प्रकार का चुनाव प्रसार हो रहा था, लग रहा था कि एक चुनाव नहीं चुनौती है। और मतलब गाड़ी पर गाड़ी, जहां पर देख रहे हैं कि जनसुराज को गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है। आपका एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी की तरफ से चुनाव प्रसार जोरों शोरों से थी। कैसे इस चुनाव को आप देखते हैं। देखिए वीरेंद्र भाई जी, जो भी आपका दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से सबसे पहले प्रणाम है, आदाब है, सत श्री अकाल है। देखिए कहना चाहेंगे कि इमामगंज जो चर्चा का विषय बना हुआ था, ये बात सत्य है। पूरे बिहार में चर्चा का विषय इमामगंज सीट पर सभी को नजर था। वह इसलिए नजर था कि इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बहू और अभी संतोष मांझी के पत्नी जो कि दीपा मांझी हैं, इमामगंज से चुनावी मैदान में थी। तो वहीं दूसरी ओर जिनको कहा जाता है एक गरीब के बेटा रोशन मांझी, वो भी चुनावी मैदान में थे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनसुराज से जितेंद्र पासवान, जो डॉक्टर जितेंद्र पासवान के नाम से भी वो जाने जाते हैं। आप सही बोले कि इमामगंज में चुनाव से पहले टावर लगा दिया गया था। जी बिल्कुल। तो क्या जनसुराज के टावर फैक्टर काम किया या फिर क्या रोशन मांझी का लालटेन फैक्टर काम किया या फिर जीतन राम मांझी के बहू जो दीपा मांझी है उनका कड़ाही फैक्टर काम आया। इन तीनों चीजों पर चर्चा होना बहुत जरूरी भी था और आप आ गए हैं जानने के लिए, तो आपको हम विस्तार से बताते हैं। देखिए इमामगंज में लड़ाई त्रिकोणीय था और त्रिकोणीय लड़ाई में सबसे पहला हल्ला तो चल रहा था जनसुराज का, इसमें एकदम नो डाउट। आपको बता दें कि जिस दिन नामांकन था
नामांकन वाले दिन हम भी जा रहे थे इमामगंज, क्योंकि इमामगंज में पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मेलन था जी। दीपा मांझी नामांकन करा करके इमामगंज के गांधी मैदान में सम्मेलन करने वाली थी। उस दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और भी बड़े बड़े दिग्गज वहां उतरने वाले थे। तो हम भी इमामगंज जा रहे थे, लेकिन जैसा ही हम सरघाटी से आगे बढ़े और इमामगंज के रूट में हम एंट्री मारे, तो हमें लगता है कि इमामगंज के रूट में एंट्री मारे और गाड़ी के जो काफिला था जन सुराज का लगभग 500 गाड़ियां से कम नहीं होगा। लेकिन वो 500 गाड़ी इमामगंज में अचानक आया कहां से? जी। हम भी रास्ता में सोच रहे थे कि जितना शहर में गाड़ी है सब जन सुराज बुक कर लिया है काजी। तो हम भी चिंता में आ गए कि बाप रे बाप, जन सुराज तो पूरा काफिला लेके आ गया, पहला ही दिन से अपना मैंने रौब दिखा दिया। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं इमामगंज में खेला होने वाला है। जी। लेकिन जब हम वही नजर दौड़ाए तो जो भी जन सुराज के साथ गाड़ी के काफिला था, वो गाड़ी के नंबर प्लेट को हम देखते थे तो कोई नंबर प्लेट हरियाणा का है, कोई नंबर प्लेट उत्तर प्रदेश का है, कोई नंबर प्लेट बंगाल का है, कोई नंबर प्लेट झारखंड का है। तो हमें लगा कि अरे ये तो सब नंबर प्लेट अलग अलग जगह का है। इसका मतलब लगता है कि ये गाड़ी जो है बाहर से आया हुआ है, ये गाड़ी इमामगंज के जनता के साथ नहीं है, ये गाड़ी इमामगंज का नहीं है। और देखें तो बिहार के अलग अलग जिला से नंबर था, तो हमें लगा कि ये काफिला शो करने के लिए लाया गया है और ये काफिला में कोई दम नहीं है। आगे चलते गए लगता है कि हम 5 किलोमीटर चले तो वहां भी लगता है कि 10 गाड़ी रुका हुआ था, तो 10 गाड़ी में लगता है मिला जुला करके 20 व्यक्ति वहां पर थे। तो हमें लगा कि भीड़ भी नहीं है, तो चलिए भाई गाड़ी के तो काफिला है, लोग रोड पर देखेंगे तो कहेंगे भाई इतना गाड़ी है, जन सुराज का अलग ही भौकाल है। लेकिन फिर भी हम इमामगंज गए और वहां के लोगों से समझा। जो पहला दिन नामांकन था उस दिन हमने समझने का प्रयास किया, तो बहुत सारे लोग बोला कि नहीं इमामगंज में बदलाव चाहिए, वह इसलिए कि जीतन राम मांझी अपने बहू की टिकट दे दिया है, क्या कार्यकर्ता को नहीं मिल सकता था या इमामगंज को बेटा को नहीं मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग कुछ कुछ नाराज थे। और उसमें हम ये भी देखे कि कुछ कुछ हम पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज दिख रहे थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम पार्टी के 1-2 कार्यकर्ता ऐसा भी थे कि दूसरे पार्टी के गीत गाने लगे थे। हालांकि उस पर हम जाना अभी नहीं चाहेंगे, लेकिन अब इमामगंज में क्या होने वाला, वो तो नामांकन हो गया, जन सुराज का भौकाल दिख गया। लेकिन वही हम देखें कि जो गरीब के बेटा है रोशन मांझी, उनके साथ काफिला नहीं दिखा। वह इसलिए भी नहीं दिखा कि भाई गरीब के बेटा है, उनके पास उतना पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि जन सुराज के पास तो अलग अलग पार्टी में प्रशांत किशोर सलाहकार रहे हैं, तो उनके पास पैसा का भाई भरमार है, कहना ही नहीं है, उसको फंडिंग आता है। दूसरी बात देखा जाए जीतन राम मांझी की ओर से तो भाई केंद्र में मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉक्टर संतोष मांझी मंत्री है, तो पार्टी के 4-4, 5-5 विधायक हैं, तो उनके पास भी पैसा का कमी नहीं है। लेकिन अब बात रहा रोशन मांझी की, तो रोशन मांझी के पास उतना पैसा नहीं था, गरीब के बेटा मैदान में उतरा हुआ था, है ना। लेकिन बात हुआ है कि लड़ाई तिरकोनिये था और लड़ाई तिरकोनिये में मामला पूरा बिगड़ा हुआ था। मामला ऐसा बिगड़ा हुआ था कि वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 11 तारीख को एंट्री मारे, उससे पहले के अगर हम हालात देखें तो हर क्षेत्र में हम जा रहे थे, हर क्षेत्र के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे। लोग को एक ही मोमेंट था कि इस बार बदलाव चाहिए। कुशवाहा समाज के लोग तो कह रहे थे कि एकदम इस बार बदलाव होगा, दांगी समाज के लोग कह रहे थे कि बदलाव होगा। अच्छा, दूसरी बात, वहां के जो सांसद हैं अभय कुशवाहा जी भी दांगी समाज के वोट में सेंधमारी कर चुके थे और सेंधमारी कर चुके थे, सब आरजेडी के ओर सब अपना डाइवर्ट हो गए थे कि आरजेडी में हम लोग इस बार वोट करेंगे। तो कहीं न कहीं पूरा मामला आरजेडी के ओर झुकाव जा रहा था और जन सुराज के ओर झुकाव जा रहा था। लग रहा था कि एनडीए का जो कैंडिडेट है दीपा मांझी, वो तीसरे नंबर पे जाने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन 11 तारीख को जो नीतीश कुमार जी वहां अपना हेलीकॉप्टर उतारे और हेलीकॉप्टर उतरने के 24 घंटा बाद जो इमामगंज का माहौल देखे, यूं कहिए कि 12 तारीख के क्षेत्र में जब हम घूमने का प्रयास किया तो लगभग 10 पंचायत होगा जिसमें हम गए होंगे। वहां के लोगों से जानने का प्रयास किया तो लोग एनडीए के माला जपने लगे, नीतीश कुमार के माला जपने लगे। तो हमें लगा कि अचानक नीतीश कुमार जी आए और क्या इन लोग को मंत्र मार दिए कि लोग मंत्र मुक्त हो गए हैं भाई। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी जो आए बाजी को पलट दिए और बाजी के जो पलटे
तो बाजी के जो पलटे, तो जिस हिसाब से कैंडिडेट था मामला उसी हिसाब से सेट हो गया। सेट हो गया। सेट अच्छा, हो गया। जन सुराज को आप कैसे देखते हैं? जानकारी मिल रही थी कि जन सुराज जो है अपना टावर लगा दिए हैं। टावर का कमाल क्या 23 तारीख को दिखने वाली है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सत्य है कि जनसुराज का जो प्रशांत किशोर है, चुनावी मैदान में उतरने से पहले उन्होंने टावर लगा दिया था, टावर खड़ा कर दिया था और ये कह रहा था कि जहां लोगों को नेटवर्क नहीं मिलता है, हम उसको नेटवर्किंग से देने के काम करेंगे, उसका समस्या का समाधान होगा। जहां मोबाइल नहीं चलता है, नेट नहीं चलता है, उनको समस्या होता है पढ़ाई लिखाई में, तो उन सभी को देखते हुए उन्होंने टावर लगाने का काम किया था। लेकिन देखिए, जनसुराज का जो वोट प्राप्त हुआ है ये बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि जो 2020 में जो विधानसभा के चुनाव था उसमें अपना कैंडिडेट उतारे थे चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जी जो कैंडिडेट उतारे थे उस कैंडिडेट को लगभग 14 से 15 हजार वोट प्राप्त हुआ था, और वो मोस्टली पासवान समाज का जो वहाँ वोट है 12 से 15 हजार, वो वोट चिराग पासवान के कैंडिडेट को मिला था। और इस बार उसके जगह पर कैंडिडेट हो गए जितेंद्र पासवान। तो जो पासवान समाज का वोट है वो जनसुराज के मिला है, इसमें नो डाउट। दूसरी बात है भूमिहार समाज, तो भूमिहार समाज और राजपूत समाज का जो वोट है लगभग 10% वोट जनसुराज में गया है। अब बात रहा मांझी समाज का और दांगी समाज का। कहा जा रहा था कि मांझी समाज का वोट बटेगा, वह इसलिए कि वहाँ कैंडिडेट रोशन मांझी भी है और कैंडिडेट दीपा मांझी भी है, और मांझी इस बार चाह रहा है कि बदलाव हो। वह इसलिए बदलाव हो कि मांझी ने अपना बहू के टिकट दे दिया, दूसरा मांझी के टिकट क्यों नहीं दिया, इसलिए वहाँ के लोग बदलाव चाह रहे थे, ऐसा कि मीडिया में भी हल्ला चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि मांझी 95% जीतन राम मांझी के ओर रहा, 5% मांझी टूटा भी तो वो आरजेडी की तरफ गया। अब बात रहा मुस्लिम समाज का, तो मुस्लिम समाज का बात करें तो वहाँ AIMIM से भी कैंडिडेट थे कंचन पासवान जी, तो पासवान समाज का वोट कंचन पासवान भी काटे और मुस्लिम समाज का वोट कंचन पासवान भी काटे। मुस्लिम समाज का वोट लगभग 4 खेमा में बट गया, कुछ आरजेडी को भी मिला और कुछ हम पार्टी के जो कैंडिडेट थी एनडीए के दीपा मांझी उनको भी प्राप्त हुआ था। मुस्लिम वोट तो 4 दिन बट गया, वहां पर कोई मुस्लिम वोट का एक तरफा निर्णय नहीं रहा, इसलिए आरजेडी वहां पर लूज करते हुए नजर आ रही है। एक बात और बता दें कि मांझी समाज से एक और कैंडिडेट थे जिनका नाम है विश्वास मांझी। विश्वास मांझी भी अपना तीसरे नंबर पे दमखम लगाए हुए थे, तो आजाद समाज पार्टी। हाँ, आजाद समाज पार्टी के वो कैंडिडेट थे। तो वो भी रविदास समाज जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, पासवान समाज जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, उनका वोट कहीं न कहीं विश्वास मांझी लिया। अच्छा, राजद का कैंडिडेट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आकर के 3 दिन कैंपेन किए। आपका अभय कुशवाहा जो राजद महागठबंधन से अभी सांसद हैं औरंगाबाद के, उन्होंने भी आकर जो है मंच संबोधन किए। कैसे देखते हैं राजद कैंडिडेट, क्या अपना परचम लहराएंगे? जिस प्रकार से इमामगंज में बदलाव की लहर बताई जा रही थी कि इमामगंज में बदलाव की लहर है, मांझी कैंडिडेट को ही दिया है। राजद सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद जी, उनके बेटे तेजस्वी यादव आए, क्या लग रहा है कि इमामगंज में भी राजद के कैंडिडेट हुए रोशन मांझी, उनका क्या रहा होगा? देखिए, आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो राजद के प्रत्याशी हैं रोशन मांझी जी, वो गरीब के बेटा हैं और उनके पास उतना व्यवस्था नहीं था और वो पूंजीपति व्यक्ति भी नहीं है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी जो बेलागंज में उपचुनाव था वहां प्रचार करने के लिए आए, लेकिन वहीं देखा जाए इमामगंज जो गरीब के बेटा है उनके पास उस धरती पर लालू प्रसाद यादव जी नहीं। ये कहीं न कहीं ये पहला ही आशंका हो गया था कि इमामगंज से हम चुनाव लूज कर रहे हैं, इसलिए लालू प्रसाद यादव जी चाहे कि अगर हम वहां जाते हैं और चुनाव लूज कर जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारा भी छवि है। आपको बता दें कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी एक छवि के व्यक्ति हैं, एक छवि के नेता हैं। राजनीति में उनको अच्छा कार्यकाल रहा है, राजनीति में उनको अच्छा व्यक्ति विशेष माना जाता है, और वैसे व्यक्ति अगर इमामगंज के धरती पर उतरते और वो जान रहे थे कि बड़े से बड़े धुरंधर उस धरती पे उतरे हुए हैं, अगर हम वहाँ जाते हैं और चुनाव लूज हो जाता है
तो कहीं न कहीं हमारा भी माने एक हिसाब से जो भी समझ लीजिए, एक हिसाब से हमको भी कमजोरी लगेगा, है ना, हमको भी बेइज्जती महसूस होगा कि हम वहाँ गए और चुनाव लूज हो गया। लेकिन बात यह है भाई जी कि जो राजद के प्रत्याशी है रोशन मांझी जी, वो प्रचार भी मजबूत स्थिति में नहीं कर पाए। अच्छा, एग्जिट पोल आपका क्या कहता है, कौन पहनेंगे इमामगंज विधानसभा के विधायक, यानी कौन पहनेंगे इमामगंज से माला, है ना, हाँ, कौन पहनेंगे इमामगंज का ताज, है ना। तो देखिए, इमामगंज का ताज पहनने के लिए सब कुछ तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ साफ भी हो चुका है। जैसे मैं आपको बता दें कि इमामगंज से जो एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी थे, उनके साथ में आ गया कुशवाहा समाज का वोट, डांगी समाज का वोट, जो निर्णायक वोट है। ये निर्णायक वोट है और ये समाज जिधर जाता है उधर का सरकार बनता है, उधर का विधायक बनता है, उधर का लोग ताज पहनता है। तो वहाँ खेला जो बिगड़ा हुआ था, अभय कुशवाहा जी खेला करना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी आकर के उसको सबके समेट लिए और टोटल के टोटल एनडीए के खेमे में वोट हुआ। लगभग 10% वोट कटा होगा, लेकिन 90% कुर्मी कुशवाहा दांगी समाज का जो वोट है वो 90% वोट एनडीए की तरफ गिरा। दूसरा, जो मांझी समाज का वोट है वहाँ 75 से 80 हजार, वो वोट 5% अगर हटा दिया जाए तो टोटल वोट एनडीए की तरफ पड़ा है और वो मांझी जी के कैंडिडेट में, एनडीए के प्रत्याशी दीपा मांझी में पड़ा है। तो ये 2 वोट तो जो है निर्णायक हो गया, है ना। अब बात करें आरजेडी के, तो आरजेडी के पास तो मास वोट है, यादव समाज का वोट। तो यादव समाज का वोट भी उसमें से लगभग 5% कट गया है। पूरा 100% यादव समाज का वोट रोशन मांझी को नहीं मिल पाया। 95% वोट मिला है, 5% वो भी वोट कट गया है, जो कि एनडीए के खेमा में चला गया। बात रहा मुस्लिम समाज का, तो मुस्लिम समाज का वोट तो पहले ही आपको बताए कि मुस्लिम समाज का वोट 4 खेमा में बट गया है। तो बता दें कि हमें लगता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नंबर पर दीपा मांझी होंगी जो एनडीए से प्रत्याशी है, दूसरे नंबर पर आरजेडी के प्रत्याशी होंगे जो रोशन मांझी हैं, और तीसरे नंबर पर जनसुराज आने की संभावना है। वह इसलिए कि जो 2020 में चिराग पासवान के कैंडिडेट को 14 से 15 हजार वोट प्राप्त हुआ था, वो वोट जितेंद्र पासवान को मिलते हुए नजर आ रही है। तो मिला जुला करके इमामगंज का समीकरण यही है कि पहला नंबर पर दीपा मांझी के आने के संभावना बता रही है। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।